तो खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले जिक्र होगा मां जगत जननी दुर्गा का, क्योंकि उनकी उपासना के महापर्व का आज आखिरी और अंतिम दिन है। महानवमी इसे कह सकते हैं। कल दशमी है, जब मां महिषासुर मर्दनी का रूप धारण करती हैं और महिषासुर का वध भी करती हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर के नवनिर्मित अन्न क्षेत्र में पूरे विधि विधान के साथ परंपरागत कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कन्याओं, एक बटुक भैरव के पांव पखार कर पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने हाथों से भोजन करा के दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची कई और कन्या भी श्रद्धा भाव से भोजन करती नजर आई। उनकी विदाई की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति रही है, इसलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। मुख्यमंत्री ने पूजा कर बच्चों को प्रसन्न भी किया है और कुछ ने तो अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बोले, योगी बाबा बहुत अच्छे हैं। मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफी चैतन्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया, वह बेटी को बचाओ के लिए भी है और बेटी को पढ़ाने के लिए भी है। एक बेटी बचेगी, एक बेटी पढ़ेगी, तो वह समाज में सम्मान और समाज में स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं करती हुई दिखाई देगी। समाज की चैतन्यता उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मातृवंदना का कार्यक्रम या बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले तमाम ये कार्यक्रम हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। यहाँ पर महाराज जी मेरे पाँव धुले और चुनरी उड़ाई, मुझे तिलक लगाया और आज नवरात्र है, मुझे महाराज जी ने गिफ्ट भी दिया। मैंने सुनाया था एक चीज, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुनाया। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पता है, योगी आदित्यनाथ जी मेरे महाराज जी हैं। नवरात्र के आज 9वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मठाधीश के रूप में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 9 कन्याओं का यहाँ पे पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूरी तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं और यहाँ पे कन्याओं का पूरी तरीके से पांव पखार रहे हैं। पांव पखारने के बाद देखेंगे आप पूरी तरीके से तस्वीरों में यहाँ पे उनके पांव पखारने के बाद तिलक कर रहे हैं। तिलक करने के बाद उनको चुनरी ओढ़ाएंगे और चुनरी ओढ़ाने के बाद बाकायदे उनको का सामान देंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पे गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 9 कन्याओं का पूरी तरीके से पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से 9 कन्याओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। टीवी स्क्रीन पर मां सिद्धिदात्री की आराधना मुख्यमंत्री ने किस तरीके से की, दूसरी तस्वीरें सीएम कन्या पूजन करते नजर आ रहे हैं। और ये कन्या पूजन सिर्फ आज नहीं हुआ है, बल्कि हर नवरात्रि के अवसर पर सीएम इसी तरीके से कन्या पूजन करते हैं। दूसरी तस्वीर है कन्याओं को भोजन खिलाने की। शारदीय नवरात्र की नवमी के मौके पर गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नव दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हरिद्वार में कन्या पूजन किया। आपको बता दें कि ये नवरात्र पूजा का आखिरी दिन होता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें भोजन भी खिलाते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन रहा। वहीं रायबरेली में पुराने मनसा देवी मंदिर में सैकड़ों भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी रही। भक्त पूरे विधि विधान से नवदुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ सहित कन्या भोज भी कराया गया। साथ ही शहर के कई इलाकों में नवरात्रि के पर्व पर गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया। वैसे तो नवरात्र में सभी दिन खास रहते हैं और पौराणिक मंदिर मंशा देवी में भक्त पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नवमी के दिन खासी भीड़ नजर आई है। भक्त न केवल शहर बल्कि दूर दराज से भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में जो भक्त मां जगदम्बा के दरबार में दर्शन नहीं कर पाते, वो अंतिम नवमी के दिन मां मंशा देवी के दर्शन कर लें तो पूरा फल नवरात्र में दर्शनों का मिलता है। ये है कि जो है हम पूरा नवरात्र व्रत रहते हैं तो मंदिर आए हैं अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए, और हमेशा होती है। हम 25 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आज ये नवमी है, विशेष यही कि हवन पूजा होती है, कन्याएं खिलाई जाती हैं, उसके बाद दर्शन करने हम लोग आते हैं। यहाँ की विशेषता यही है, जो लोग मांगते हैं वो उनको मिल जाता है और हमारा भी पूरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल इन दोनों नेताओं ने आज महानवमी पर लोगों को रामनवमी की शुभकामना दे डाली। हालांकि दोनों ने अपना ट्वीट बाद में डिलीट कर लिया था, लेकिन अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी यूपी के हैंडल से एक के बाद एक कई तीखी प्रतिक्रियाएं निकली। अखिलेश के लापता का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया कि गुमशुदा की तलाश है, नाम अखिलेश यादव, संसदीय क्षेत्र आजमगढ़। नोट, आज इन्हें ट्विटर पर रामनवमी की शुभकामनाएं देते पाया गया था। कोई जानकारी मिलने पर यहां संपर्क करें। लखीमपुर की घटना को लेकर एसआईटी टीम की जांच अभी जारी है। एसआईटी की टीम आज आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी। घटनास्थल पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास और मोहम्मद और शेखर को लेकर के गई थी। इस दौरान वहां बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। एसआईटी ने लखीमपुर की घटना का रिक्रिएशन किया है। रिक्रिएशन के जरिए एसआईटी घटना से जुड़े हर पहलू को जानने की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं जांच के बाद एसआईटी की टीम आरोपियों को लेकर वापस पुलिस लाइन पहुंची। आपको बता दें, आशीष मिश्रा को अभी जेल भेजा गया है। कल सुबह करीब 10 बजे तक आशीष की रिमांड अवधि है। इससे पहले इस मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ की गई। करीबन घंटे भर तक आरोपियों से पूछताछ हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल रालोद के कमान संभालने के बाद जयंत चौधरी आगरा में पहली बार 18 अक्टूबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उनकी पहली जनसभा 9 अक्टूबर को आगरा के अकोला में न्याय अधिकार यात्रा के समापन पर होनी थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारणों से इस सभा में वो नहीं आ सके थे। अब आगरा के किरावली में उनकी पहली जनसभा होने जा रही है। इसको सफल बनाने के लिए पार्टी नेता अभी से जुट गए हैं। भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को कई तरह की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुवाहाटी में शहीद हुए ग्राम धनौरी रुड़की निवासी भारतीय सेना के जवान सोनित कुमार सैनी के घर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतृप्त परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिजनों को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक प्रदीप बत्रा और सुरेश राठौड़ ने भी शहीद जवान सोनित कुमार सैनी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनकी रेजिमेंट का, जिस रेजिमेंट में वो काम करते थे, उस रेजिमेंट का घोष वाक्य था सर्वत्र, और उनके जाने के बाद भी वो हमेशा यहाँ वहाँ सब जगह इस गांव के साथ, इस क्षेत्र के साथ, हम सब लोगों के साथ रहेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो शहादत हुई है, हम उनको नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान से ही चरणों में उन्हें अपना स्थान दे, और उनके पारिवारिक जो बच्चे हैं, छोटे हैं, सभी को, पिताजी हैं, उनके संबंधी हैं, पत्नी हैं, उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और उनकी स्मृति में, उनके इस गांव में हम लोग जो भी एक स्मृति द्वार होता है या अन्य जो भी चीज़ें हों, तो सरकार करेगी।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी को लेकर बड़ा निशाना साधा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, यशपाल आर्य बीजेपी में रहते हुए 4 काले झंडों से डर गए, इसी डर की वजह से वो कांग्रेस में चले गए हैं। साथ ही गणेश जोशी ने कहा, भाजपा में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा एक परिवार है, लिहाजा कोई आए या जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए 4.5 साल मलाई खाई और वापस कांग्रेस में चले गए। बात से छिका फूट गया, एक कमजोर व्यक्ति 4 काले झंडे देख के घबरा गया, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हमारे साथ और लोग आए हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आज आपने काऊ जी का बयान भी अखबार में देख लिया होगा, और भारतीय जनता पार्टी के में किसी के आने से फर्क नहीं पड़ता और जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ग्रास रूट तक है, बूथ तक है। और 2022 में मैं 100 दिन के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने अपने काम से जो छाप छोड़ी है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2022 में पुष्कर सिंह धामी के भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में तेजी से होते दल बदल को देखते हुए अब संगठनों ने भी जिताऊ और समर्पित कार्यकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि संगठन में टिकट कई दौर के सर्वे के बाद तय किया जाता है, जिसमें अगर मौजूदा विधायक की परफॉर्मेंस खराब है तो फिर टिकट कटना भी तय है। कोई कांग्रेस से आया हुआ या कांग्रेस का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा हुआ और जीता हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो मेरे एक सामान्य कार्यकर्ता पे फॉर्मूला लागू होता है, वही तमाम लोगों पे फॉर्मूला लागू होगा। जो व्यक्ति ईमानदारी से बढ़िया काम कर रहा है, उसका कद को बढ़ाया जाएगा, उसे आगे जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो व्यक्ति अंडर परफॉर्मर रहा होगा, वो कोई हो, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, उनके टिकटों को काटा जा सकता है। और ये तय करता है भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे होता है। उस सर्वे में क्लियर हो जाता है कि किसने अच्छा काम किया है और कौन केवल राजनीति हवा में करते रहे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे के आधार पर सबको अपना कार्यकर्ता मानते हुए निर्णय लेगी। कानपुर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल पार्क में 59 वर्ष से सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन होता रहा है और साथ ही रावण का दहन भी किया जाता है। वहीं बीते 2 सालों से कोविड नियमों का पालन करते हुए रामलीला का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की जा रही हैं और रावण की ऊंचाई को छोटा किया गया है। मेले का आयोजन भी नहीं कराया जा रहा। ये 59 वर्ष, इस वर्ष 59 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अगली 70वें 60वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। 59 साल से बराबर ये हमारी रामलीला चालू है। रावण की ऊंचाई इसलिए कम रखी है कि प्रशासन की जो गाइडलाइन थी, उस समय तो प्रशासन ने कहा था कि 100 कुर्सी डालिए और कम आदमी आएंगे, 100 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी बात गाइडलाइन उनकी प्रशासन थी। तो इसलिए हमने भीड़ को देखते हुए कि भीड़ ज्यादा ना हो, इसलिए मैंने 30-35 फुट का रावण का पुतला बनवाया है। हमारी तरफ से सुविधा ये है कि हमारे यहाँ जैसे ये जो सुनने आते हैं उनको हमने मास्क बंटवाए थे, हमने सैनिटाइजेशन करवाया था पूरा, और हर अपने जो जितने हमारे जो लगे हैं दुकानदार भी हैं, जो छोटी छोटी दुकान चार्टर्ड वाले हैं, इनसे हमने सख्त निर्देश दे दिया था कि सब मास्क लगाकर अपनी दुकान लगाएं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रामलीला का आयोजन हुआ। बीते 49 सालों से यहां रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों की ओर से मंच पर लीला का मंचन किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारी, रिटायर्ड रेलवे कर्मी, रेल कर्मचारियों के परिवार और आसपास के लोगों ने रामलीला का मंचन करते हैं और सभी वर्गों के लोग रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो रेलवे संस्थान पर रामलीला का होता है आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम असल में जन जन के राम हैं, कण कण में राम हैं। यही वजह है कि राम को हर व्यक्ति को जानना भी चाहिए और इस लीला को देखना भी चाहिए। तो आपको बता दें कि रावण जलाने की जो तैयारी है
वो हर क्षेत्र में की गई है और लखनऊ में भी ये तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। राजधानी लखनऊ में भी रावण का निर्माण हो रहा है। दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लखनऊ के रामलीला ग्राउंड पर पंडाल और रावण का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। 2 सालों से कोरोना के चलते रावण दहन का कार्यक्रम जनता के बीच नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो रहा है तो बेहद खास होने वाला है ये दिन। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है। 9 दिनों का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद दशहरे होगा जिसमें रावण का दहन किया जाता है। हिंदुओं का काफी पवित्र त्योहार है ये। हम इस समय ऐशबाग के रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जहां पे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी जगह पर रामलीला का मंच सजाया जाता है और रावण का पुतला दहन किया जाता है। हमारे साथ में यहाँ के सचिव आदित्य जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं रामलीला की और कैसे यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पर अभी इस समय हम रामलीला का मंचन तो आरंभ हो गया है, पहली नवरात्र से वो चल रहा है हमारा। अब हम दशहरे की तैयारी में है, रावण पुतला दहन की तैयारी में है कि इसका एक बुराई हर वर्ष हम लोग खत्म करते हैं। रावण के पुतले में हमने जलाया तुष्टीकरण का रावण, तो आज तुष्टीकरण पर अंकुश है। हमने नारी संरक्षण के लिए नारी उत्पीड़न का रावण जलाया, आज नारी उत्पीड़न पर कमी आई है। मैंने भ्रष्टाचार का रावण जलाया, तो आज भ्रष्टाचार में कुछ कमी दिखाई दे रही है। मैंने जलाया घोटालों का रावण, जो घोटाले हुए थे, अब इधर कई वर्षों से कोई घोटाले सुनाई नहीं पड़ रहे। तो हम एक सामाजिक कोई ऐसी बुराई लेते हैं कि जिसका दहन हम करते हैं। तो जिस तरीके से 2 साल से लगातार कोरोना की मार चल रही थी, नहीं हो पा रहा था, वर्चुअल माध्यम से मनाया जा रहा था, तो इस बार क्या लगता है कितनी भीड़ उमड़ेगी और कैसे कोविड के नियमों का पालन करवाएंगे आप लोग, कैसी ये तैयारियां करेंगे? देखिए, मैदान हमारे पास बहुत बड़ा है और कोविड में हमने उन लोगों को बुलाया है कि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम गेट पर खड़े होकर के देखेंगे कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सबके पास है जिसका हो चुका है। उन लोगों को अनुमति देंगे अंदर आने के लिए, वो आएंगे। फिर भी हम यहाँ दूर दूर रखेंगे, कुर्सियां भी दूर डालेंगे और दूर दूर खड़े होने के लिए आग्रह भी करेंगे। सर, भाई आखिरी सवाल आपसे कि जैसे पहले महीनों का वक्त रहता था स्टेज की और सारी तैयारियों के लिए, लेकिन अभी ये 4-5 दिन पहले आदेश हुआ है, तो हम उन महीनों की तैयारियों को 5 दिनों में पूरा करें तो एक कड़ी चुनौती है, इसको कैसे कर रहे हैं? देखिए, चुनौतियां हमेशा प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हमें ये आभास अब की हुआ कि हम कम दिनों में भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। जो काम हम दिन में करते थे वो रात दिन में किया है, तो हमें पूरी रात का उपयोग किया। और जो काम 8 घंटे होता था वो 24 घंटे हुआ है, तो हमने उसको घंटों में परिवर्तित किया। फिर भी जितना इसमें घंटे मुझे मिले, उस पर जो कुछ भी हमारी संस्था कर सकी वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये तमाम तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। रावण भी बनाया जा रहा है, रामलीला का मंच भी तैयार है और हजारों की संख्या में यहाँ पे लोगों का सैलाब उमड़ता है। तो कोविड के नियमों का भी खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। सबका पहले कोविशील्ड का जो उनके वैक्सीनेट होने का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ अशर असरार, जनता टीवी। तो वहीं आपको बता दें कि जागरण सम्राट प्रीतम भरतवाण ने देहरादून के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करी, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति जागर ढोल सागर को बचाने के लिए राजधानी देहरादून में प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकेडमी का 17 अक्टूबर को शुभारंभ करा जाना है, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस अकेडमी से प्रदेश के लोक कलाकारों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश के ढोल जागर से लोक कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। देहरादून में कोविड के बाद अब डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, तो वहीं राजधानी में अब तक 61 डेंगू के मामले सामने आए। हालांकि कई लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देहरादून के सीएमओ ने कहा कि नगर निगम और अधिकारी क्षेत्र में लगातार फॉगिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक डेंगू के मामले आने की संभावना रहती है। डेंगू के जो हैं इस समय करीब लगभग 54 मरीज जो है आ चुके हैं सामने, और अभी तक जो हैं जो भी डेंगू के मरीज हैं वो सब ठीक हो रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसी सीरियस अभी कंडीशन वाले नहीं हुआ है। हॉस्पिटल से भी हमको खबर आ जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि डेंगू के जो केसेस थे, अभी लगा बारिश लंबे टाइम तक चली, तो वो भी एक वजह थी कि डेंगू कम था, क्योंकि पानी जो भी इकट्ठा होता था वो बारिश होती थी बह जाता था, तो जो लार्वा था वो पनप नहीं पा रहा था। लेकिन अब जो ये
बारिश रुक गई है, थोड़ा सा सूखे का दौर शुरू हुआ है और अभी ये जो है टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि दिन में धूप है, तेज है, गर्म है, तो ये चीज अभी चलेगी इस महीने के आखिरी तक और या कहिए कि लगभग 15 नवंबर तक कुछ केसेस दिखाई पड़ेंगे। लेकिन तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की एक कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।